पुस्तक जो लिखी गई है ओमकार शरद द्वारा, ये डॉक्टर लोहिया के जिंदा रहते लिखी गई थी। मतलब इस किताब का नाम है लोहिया एक प्रामाणिक जीवनी। प्रामाणिक इसलिए कही जाती है कि खुद लोहिया जी ने इसको एक बार इसका आद्योपांत अध्ययन किया था। अब राम मनोहर लोहिया ने कोई शादी नहीं की तो उनके कोई पुत्र हुए नहीं। उनका एक प्रामाणिक प्रेम संबंध श्रद्धेय रमा मित्रा जी से था, जो लोहिया के सरकारी आवास में जब वो सांसद थे तो वहीं रहती ही थी वो, और ये सब जानते हैं। और लोहिया ने कभी इसको छुपाया नहीं, उनको प्रेम पत्र लिखे, उन प्रेम पत्रों पर भी एक किताब छपी हुई है, लोहिया के पत्र रमा मित्रा के नाम, ITM यूनिवर्सिटी ने छापा है। तो उनसे भी कोई पुत्र नहीं था। अब आइए लोहिया के दादा के भाई यानी कि विष्णु दयाल जी, उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी के 24 पुत्र हुए और कोई जीवित 24 पुत्र पुत्री दोनों मिला के संतति, और कोई जीवित नहीं बचा। और इसीलिए लोहिया का परिवार अकबरपुर से पलायन कर जाता है और फिर हीरालाल जी कलकत्ता में बसते हैं। जब जर्मनी से PhD करके लोहिया आते हैं तो वो मद्रास में उतरते हैं और वहां से सीधे कलकत्ता जाते हैं। तो पहली बात तो इनका कोई पुत्र ही नहीं था, तो उस तरह का कोई परिजन था ही नहीं, यह एक तथ्य है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए मिलने और बकायदा एक पूरे परिवार में उन्होंने बात की, सारे परिवार के नाम के आगे, टाइटल के आगे लोहिया लगा हुआ है। कहते हैं कि ये उनके दत्तक पुत्र हैं जिसे उन्होंने गोद लिया। क्या कभी उन्होंने किसी को गोद लिया, ऐसा कोई प्रमाण मिलता है? जिनसे नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो लोहिया जी, गांधी जी चाहते थे ये शादी हो। गांधी जब जमुनालाल जी के ही मतलब वहां पे लोहिया कुछ काम भी किया। जब पता चला उन्हें कि जमुनालाल बजाज से अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं, अब उस जमाने में त्याग भाव आप देखिए डॉक्टर लोहिया का। जमुनालाल बजाज के दामाद होने का मतलब समझ रहे हैं? बिड़ला, टाटा, बजाज, यही उस दौर के सबसे बड़े उद्योगपति थे और आज भी सबसे बड़े उद्योगपति हैं। लोहिया रातों रात लापता हो गए। क्यों हो गए? वह वंश परंपरा नहीं चाहते थे। बौद्धिक सभा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद की बात, समाजवाद को लेकर अपनी बातें मुखरता से रखते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो हम इनसे बात कर रहे हैं, इसकी एक पीछे की वजह है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिवार से मिलने लखनऊ गए। परिवार ऐसा जो घर में बिल्कुल समाजवाद बनाए रखता है, यानी कि पूरे परिवार में सारे भाई एक तरह से रहना, एक कपड़े पहनना, एक रंग के जूते पहनना, इसलिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक जानकारी यह भी है कि राम मनोहर लोहिया ने तो जीवन में कभी शादी ही नहीं की, उनके बच्चे नहीं हुए, संपत्ति संतति सबसे दूर रहे, तो आखिर परिवार आया कहां से? तो खैर आज हम समझेंगे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया से लेकर समाजवाद पर इनका बड़ा रिसर्च है। सर देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरे देश को अपना परिवार मानते थे। पूरे देश को, देश का हर व्यक्ति, देश ही नहीं, वो तो अपने को विश्व मानव कहते थे। अमेरिका में जब वो गए और सत्याग्रह करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहां आप क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि दुनिया का हर व्यक्ति का दर्द मेरा अपना दर्द है, और फिर उसको उन्होंने वैश्विक कुटुंबकम के भाव से जोड़ा था। अब जहां तक डॉक्टर लोहिया के परिवार की बात आ रही है, जैविक परिवार, वैचारिक रूप से तो जो समाजवाद की बात करे, जो अमानवीयता का प्रतिकार करे, वो सब लोहिया के परिजन हैं। हम भी, तो आप भी, और सब। अब आइए जैविक परिवार का, बायोलॉजिकल। तो डॉक्टर लोहिया के मैं दादा से शुरू करता हूँ। एक सबसे ऑथेंटिक पुस्तक जो लिखी गई है ओमकार शरद द्वारा, ये डॉक्टर लोहिया के जिंदा रहते लिखी गई थी। मतलब इस किताब का नाम है लोहिया एक प्रामाणिक जीवनी। प्रामाणिक इसलिए कही जाती है कि खुद लोहिया जी ने इसको एक बार इसका आद्योपांत अध्ययन किया था। तो खैर, और जो भी लोहिया पर विशेष रिसर्च वगैरह होते हैं, यही पुस्तक उसमें पूर्व पीठिका का कार्य करती है। मैं जरा दिखा दूं इस किताब को एक बार मैं दिखा दूं कि ये राम मनोहर लोहिया की किताब पर लिखी हुई सबसे ऑथेंटिक उनकी जीवनी है, जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं। और जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक परिवार की बात निकल आई। जी। डॉक्टर लोहिया के दादा शिव नारायण जी, उनके 4 पुत्र थे। गणेश नारायण,
शंकर लाल, बाबूलाल और हीरालाल। इन्हीं हीरालाल जी के पुत्र राम मनोहर लोहिया हैं। और बाकी तीनों इनके चाचा का देहांत जवानी में ही हो गया। अब राम मनोहर लोहिया ने कोई शादी नहीं की। शादी नहीं की तो उनके कोई पुत्र हुए नहीं। उनका एक प्रामाणिक प्रेम संबंध श्रद्धेय रमा मित्रा जी से था, जो लोहिया के सरकारी आवास में जब वो सांसद थे तो वहीं रहती ही थी वो। और ये सब जानते हैं, और लोहिया ने कभी इसको छुपाया नहीं। उनको प्रेम पत्र लिखे, उन प्रेम पत्रों पर भी एक किताब छपी हुई है, लोहिया के पत्र रमा मित्रा के नाम, ITM यूनिवर्सिटी ने छापा है। तो उनसे भी कोई पुत्र नहीं था। अब आइए लोहिया के दादा के भाई यानी कि विष्णु दयाल जी, उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी के 24 पुत्र हुए और कोई जीवित 24 पुत्र 24 पुत्र पुत्री दोनों मिला के संतति, और कोई जीवित नहीं बचा। और इसीलिए लोहिया का परिवार अकबरपुर से पलायन कर जाता है। फिर हीरालाल जी कलकत्ता में बसते हैं। जब जर्मनी से PhD करके लोहिया आते हैं तो वो मद्रास में उतरते हैं और वहां से सीधे कलकत्ता जाते हैं। तो पहली बात तो इनका कोई पुत्र ही नहीं था, तो उस तरह का कोई परिजन था ही नहीं, यह एक तथ्य है। और उस तरीके से देखा जाए वैचारिक रूप से तो जो भी प्रतिकार करे, जो भी अपने को समाजवादी कहे, वही लोहिया का वंशज है। ठीक है, ये तो बात हो गई उनके परिवार की। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए मिलने और बकायदा एक पूरे परिवार में उन्होंने बात की। सारे परिवार के नाम के आगे, टाइटल के आगे लोहिया लगा हुआ है। कहते हैं कि ये उनके दत्तक पुत्र हैं जिसे उन्होंने गोद लिया। क्या कभी उन्होंने किसी को गोद लिया, ऐसा कोई प्रमाण मिलता है? जिनसे नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई किसी को उन्होंने गोद भी लिया। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और डॉक्टर लोहिया ने और जयप्रकाश नारायण जी ने शादी की तो पुत्र ने और पुत्री नहीं पैदा किया, वो पीढ़ी ही और थी। तो फिर ये आए कहां से, ये कौन है? अब ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए। इनका बस चले तो वो शंकराचार्य को फर्जी बना दे और दूसरा शंकराचार्य पैदा कर दें। ये इनका बस चले। अरे जब ये इतने चालाक लोग हैं, अपना नाम ही बदल के उन्होंने जनता पार्टी कर दिया ताकि वोट फॉर जेपी को वोट फॉर बीजेपी बना सके। ये बहुत चालाक लोग हैं। और मैं आप तो लेकिन मैं आपसे, चूंकि हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो व्यूअर्स को भी, दर्शकों को भी ये समझने के लिए कि कोई परिवार अगर ये क्लेम करता है कि वो राम मनोहर लोहिया का वंशज है, उनके पौत्र हैं, उनके प्रपौत्र हैं, पूरा परिवार एक तरीके से एक रंग में ढला हुआ रहता है, सभी एक तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तरह के जूते पहनते हैं, एक गाड़ी से पांचों भाई चलते थे, तो क्या कभी मुलायम सिंह यादव, कभी अखिलेश जी, इन लोगों ने कभी इनको नहीं देखा, इनको कभी तवज्जो नहीं दी, इनको कभी जगह नहीं दी? देखिए, शिवपाल जी ने कभी इनको बुला के नहीं बिठाया? ऐसा है, इनकी मददें की गई हैं। अच्छा, हाँ, मददें की गई हैं। एक बार ये लोग एक सीओ को बोनट पे बैठा के पूरा लखनऊ घुमाए थे। तो लेकिन मुलायम सिंह जी को तो लोहिया के बारे में पता था। वो तो लोहिया के शिष्य थे, उनकी युजन सभा के सदस्य थे। मुलायम सिंह जी का भाई होने के नाते शिवपाल जी को भी पता था है, और अखिलेश जी को भी पता है लोहिया जी के बारे में। जिन्हें नहीं पता है वही ना वो काम कर रहे हैं जो अज्ञानी लोग करते हैं। अब कोई आके कह दे कि मैं चंद्रशेखर आजाद का वंशज हूं तो आप मान लेंगे। और पहली बात, लोहिया ने हमेशा जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। सहमत, कोई समाजवादी जातिवादी नहीं हो सकता, इससे भी सहमत। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम जन्मना जिस जात के होते हैं उससे इनकार नहीं कर सकते। लोहिया तो मारवाड़ी थे, झुनझुनवाला के परिवार से उनकी शादी हुई, उनके पिता की शादी हुई थी चंदा झुनझुनवाला, जो बाद में चंदा लोहिया होती हैं। और ऐसे जब डॉक्टर लोहिया की शादी की बात चली थी तो जमुनालाल बजाज हुआ करते थे। जमुनालाल बजाज बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। अब वो जर्मनी से पढ़कर आए थे इकोनॉमिक्स में। आज भी जर्मनी से कोई पढ़कर आए तो उसका क्या रुतबा होता है। लोहिया तो उस जमाने में आए थे। तो जमुनालाल बजाज जी अपनी पुत्री की शादी
क्योंकि उस समय आप जातिवाद में कितनी शादियां होती थी, आज भी शादियां जाति तोड़ के नहीं हो पाती हैं, ऐसा सामाजिक ताना बाना बना हुआ है। तो लोहिया जी, गांधी जी चाहते थे ये शादी हो। गांधी जब जमुनालाल जी के ही मतलब वहां पे लोहिया कुछ दिनों काम भी किया, तो जब पता चला उन्हें कि जमुनालाल बजाज अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं, अब उस जमाने में त्याग भाव आप देखिए डॉक्टर लोहिया का। जमुनालाल बजाज के दामाद होने का मतलब समझ रहे हैं? बिड़ला, टाटा, बजाज, यही उस दौर के सबसे बड़े उद्योगपति थे और आज भी सबसे बड़े उद्योगपति हैं। लोहिया रातों रात लापता हो गए। क्यों हो गए? वह वंश परंपरा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे देश की आजादी के लिए लड़ना और आजादी के बाद इस देश में लोकतंत्र और समाजवाद मजबूत हो। इसके लिए वो नहीं चाहते थे कि संतति उनके पैरों में बाधक बने। वो लेकिन आप कह रहे थे कि जातियां, तो वो मारवाड़ी बिरादरी से थे। हाँ, एक और घटना मैं आपको बता दूं। मतलब हालांकि बड़े लोग हैं, लेकिन एक बार लोहिया जी ने बहुत कटु टिप्पणी कर दी पंडित नेहरू पर। तो उन्हें जैसे झट पलटने वाला नट बोल दिया। नट माने जो करतब नहीं दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि नेहरू जी किसी बात से पलट गए थे। आजादी के पहले उन्होंने कोई वादा किया था, आजादी के बाद वो नहीं हो पाया। अक्सर होता है कि हमारे विपक्ष में हमारे भाजपा के साथी तो यही करते हैं, विपक्ष में जो बातें कही सत्ता में आने बाद उन्हीं के ठीक उलट चले। तो जब पलट गए तो लोहिया ने कहा वो तो झट पलटने वाले नट हैं। तो नेहरू जी को पता चला। नेहरू जी ने क्रोध में, आवेश में आए और कहे वो मारवाड़ी का बच्चा मुझे क्या बोलेगा। और ये था तो बहुत अच्छे संबंध थे नेहरू परिवार और लोहिया परिवार में। लोहिया की पहली गिरफ्तारी गुलाम हिंदुस्तान में नेहरू के घर से हुई थी, प्रयागराज वाले घर से, जब उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ दोस्तपुर में भाषण दिया था, पहली गिरफ्तारी। और वहीं नेहरू जी के घर में ही रहकर लोहिया जी कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका निकालते थे और परराष्ट्र विभाग के वो प्रभारी भी थे जब तक नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन आजादी के बाद मतभेद हुए, और मतभेद क्या हुए तो वो तो दुनिया जानती है, उस विषय पे तो जितनी बातें की जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर लोहिया की तो जाति ही कुछ और थी। इन बच्चों की तो जो जाति है वो आप पता कर लीजिए। ये तो शायद जो मेरी जानकारी है ये फर्रुखाबाद और कन्नौज की तरफ के हैं, और मेरे ख्याल से जो मैंने जाना है इनके बारे में जो पता चला है वो कटियार हैं। तो वैसे भी कैसे हो सकते थे? हमारे देश में राम राज्य, राष्ट्रवाद और समाजवाद की जो त्रयी है, ये तीनों एक दूसरे की पूरक और पर्याय है। जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही ईश्वर की त्रयी है। बर्फ, हवा और पानी, तीनों का तत्व एक है। आप ध्यान दीजिए, जमा हुआ पानी, बर्फ, और जब यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो वाष्पीकृत हो जाता है। तो जैसे तुलसी की दो पंक्तियां मैं आपको बताऊंगा जो लोहिया अक्सर कोट करते थे, बैर न कर काहू सन कोई, यही तो सेकुलरिज्म है। राम प्रताप विषमता खोई, विषमता का अंत, यही तो समाजवाद है। तो राम राज्य के नाम पर भाजपा जितना झूठ बोलती थी, मुझे लगता है कि मंदिर चोरी के बाद वो रंग उतर गया है। तो अब वो अंगीकृत करना चाहती है समाजवाद को भी। और दूसरी बात, भाजपा जो चोरी करती है वह चोरी में सिद्धहस्त है, वह प्रतीकों को चुराती। मैंने कहा ना आपको, वो कहे कि अपना नाम बदल दिया, जनसंघ से नाम अपना बदल दिया, जनता पार्टी कर लिया। क्यों भारतीय जनता पार्टी कर लिया? क्यों? जनता पार्टी से मिलता जुलता था, ताकि जनता पार्टी के प्रभाव को, वोट फॉर जेपी से वोट फॉर बीजेपी करने के लिए। हालांकि बहुत सारे बीजेपी से, जनता पार्टी से नेता भी निकले भाजपा के, जितने देखेंगे उस दौर के नेता जनता पार्टी। अब देखिए, हाँ, इसमें भी दो राय नहीं, तो भरम का फायदा तो होता है। राजनीति, गोएबल्स कहा करते थे कि जो हिटलर के मुख्य सलाहकार थे, राजनीति और धर्म में भरम का बड़ा प्रभाव होता है। अफवाहों में भले कुछ न हो, लेकिन अफवाहों से होता बहुत कुछ है। वो है ना कि हमने ढूंढ लिया है दुनिया के दुख दर्द का इलाज, क्या बुरा है ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो ये अफवाहें तो राजनीति का एक अस्त्र है। और आरएसएस, मैं फिर कह रहा हूं, कनफुकवा राजनीति में
दुनिया की सबसे सिद्ध, अब मैं दल तो कह नहीं सकता क्योंकि पंजीकृत दल के रूप में नहीं है, मैं गिरोह भी नहीं कह सकता, अब क्या है, सबसे बड़ा संगठन चलिए इस कह पर सकते कभी हैं। और चर्चा करेंगे, जी क्योंकि जी आपने कभी आरएसएस पर कुछ और भी विचार रखे हैं, वो मेरे पास रिकॉर्ड में है, तो कभी इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज आपने राम मनोहर लोहिया के परिवार, उनका सामाजिक परिवार, उनका बायोलॉजिकल परिवार, सबके बारे में और उनके विचारों को लेकर जो बात कही, ये मुझे लगता है कि सबके लिए जानना भी जरूरी था। और अब जबकि बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को परिवार को भेजा था, तो अब उस परिवार की भी क्या सच्चाई है, आपने उसको बयान किया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए यूपी तक से। तो हमारे धन्यवाद। साथ थे दीपक मिश्रा, सबसे ऑथेंटिक वॉइस, समाजवाद पर, लोहिया पर, आप जिसको कह लें, क्योंकि बहुत इन्होंने पढ़ा है और बहुत इनका रिसर्च है। अगली बार किसी से फिर मुलाकात होगी, किसी शख्स से, तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।